हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग क्लास 11 आईएससी का नेक्स्ट पोएम डिस्कस करेंगे जो कि है आपका डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, दिस पोएम इज रिटन बाय सेमस हेनी। ओके, सो सेमस हेनी ने इस पोएम का गठन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, सेमस हेनी was born in 1939 in the country Londonderry and Seamus Heaney is often known as the farmer poet. इनको एक farmer poet का टाइटल भी दिया गया है। क्यों ऐसा? As if he used to write on the topic related to farms, related to cattle, herds and all. Okay, तो वो बेसिकली इसी टॉपिक पे, इसी थीम पे लिखते थे, तो इस वजह से इनको ये टाइटल मिला। Since many of his earliest poems are based on and around the farm and neighborhood where he was raised. So, Death of a Naturalist appeared in his first major anthology. Now, what is the meaning of anthology? Anthology is, compiled form of poems. Okay. So, of the same name, which was published in 1966. He died in 2013 at the age of 74. Okay, this is the major information which we need to know about Seamus Heaney, as if we are going to read about his poem. Okay, so that's why it is very necessary. Okay, so let's go forward. Okay, let's understand about the poem. ओके, अबाउट द पोएम हम लोग डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट जो पोएम है वो किस बारे में लिखा गया है, ये आपका जानना जरूरी है, हमारा जानना जरूरी है। तो देखिए क्या है, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट बाय सेमस हेनी इज अ विविड thought provoking poem that explores theme of innocence, discovery, fear and the transition from childhood to adolescence. In this poem we are going to face two period of our life. Firstly is the childhood, in which period हम चाइल्डहुड में क्या रहता है, वी आर फुल ऑफ इनोसेंस, है ना। हम लोग क्या चीज से भरे पड़े रहते हैं, इनोसेंस रहता है हमारे अंदर। हम लोग किसी भी चीज पे बिलीव जल्दी कर लेते हैं। बट आफ्टर अ वाइल व्हेन वी एंटर इन आवर एडोलेसेंट पीरियड वी यूज्ड टू एनालाइज द थिंग्स, राइट। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, वेदर दैट इज रॉन्ग फॉर मी और राइट फॉर मी, राइट। तो यहाँ पे इस पोएम में हम लोग यही देखेंगे, जो हमारे पोएट हैं वो दो चीजों को मतलब हमारे सामने रखे हैं, और मेनली जो इसका थीम है वो हम लोग देखेंगे इनोसेंस रहेगा, डिस्कवरी रहेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जब हम चाइल्डहुड पीरियड में रहते हैं तो हमारा जो क्यूरियोसिटी लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, डिस्कवरी वाली स्किल हमारे अंदर बहुत रहती है, हाँ, डर रहता है, ट्रांजिशन, और क्या दिखाया जाएगा, ट्रांजिशन दिखाया जाएगा, क्या चीज का, चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस का। ओके, देखिए द पोएम इज स्प्लिट इन टू स्टैंजास। ये देखेंगे कि ये पोएम दो स्टैंजास में डिवाइडेड रहती है, एंड द फर्स्ट स्टैंजा इज लॉन्गर, प्रेजेंटिंग द जॉयफुल एक्सप्लोरेशन एंड फैसिनेशन ऑफ अ यंग चाइल्ड। इन फर्स्ट स्टैंजा हम लोग चाइल्डहुड का पीरियड देखेंगे, जहां पे एक बच्चा जो है फुल एक्साइटेड है, फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ इनोसेंस है, ठीक है, एंड विद द नेचुरल वर्ल्ड। अब क्या चीज से वो अट्रैक्टेड, क्या चीज से है, नेचुरल वर्ल्ड से। ओके, एज इफ ही इज नॉट अवेयर ऑफ कि नेचर माइट बी हार्मफुल एज वेल। मतलब नेचर जो इतना अट्रैक्टिव होता है वो समहाउ हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है। ये हम लोगों को कब पता चलता है, when we are grown up and we come at the age of analyzing things। जब हम लोग एक एनालिसिस करने के एज पर आते हैं, तब वी अंडरस्टैंड कि जिस चीज को हम लोग इतना दिन से सही समझ रहे थे वो हमारे लिए समहाउ कभी कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। सॉर्टर जो है हमारा वो सेकेंड स्टैंजा है जो शिफ्ट करेगा, इसमें पोएट का जो टोन है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एंड इनका पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्टिंग द चाइल्ड्स फियर एंड हिज मूव from innocent to a more mature complex understanding of nature। सेकेंड स्टैंजा जो कि छोटा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो बच्चा जो फुल चाइल्डहुड पीरियड में था, अभी वो एडोलेसेंस में आ गया है। अब जिस चीज से वो अट्रैक्टेड था, उसको नेचर जो अट्रैक्ट करती थी, अब उस चीज से उसको क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है, क्योंकि वो एनालाइज करने लगा है चीजों को अच्छे से समझने लगा है।
और सेकेंड स्टैंजा हाउएवर कॉन्ट्रास्ट, ऑब्वियस पहला से दूसरा जो है स्टैंजा वो पूरी तरीके से अलग है, शार्पली विद द फर्स्ट। ओके, द लैंग्वेज एंड इमेजिनरी बिकम मोर डिसऑर्डर्ड एंड अनसेटलिंग। सेकेंड वाले में थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड हो जाता है, थोड़ा अनसेटलिंग होता है, पहला में पायस हम्बल लैंग्वेज यूज किया गया है। ओके, एंड दिस ड्रामेटिक शिफ्ट in perception reveals the child's loss of innocence and inevitable part of growing up, where the world become less wonderful and more threatening, जहां पे बच्चे को ये पता चलता है कि जो वर्ल्ड है, जो नेचर है, वो मतलब आपका क्या है, लेस वंडरफुल। दैट इज व्हाट, लेस वंडरफुल, दैट थिंग इज लेस वंडरफुल। जितना हम लोग मेजर कर रहे हैं कि उसको कि वो उतना वंडरस बेसिकली वो चीज है नहीं, उससे कंपेयर करें तो क्या है, वो थ्रेटनिंग है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। ये था हमारा अबाउट द पोएम। अब थोड़ा थीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए थीम्स वगैरह जो है, आपको थीम्स, आप जब पोएम के थीम्स के बारे में पढ़ते हैं, आप पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है, जब आप आंसर बनाते हैं इंग्लिश का, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आंसर्स जो है आपको अच्छे से बनाना है। एज इफ आईएससी इज ऑल अबाउट यूजिंग वोकैबुलरी, आप कितना अच्छे से वोकैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आंसर्स को कितना अच्छे से फ्रेम कर रहे हैं। एंड पोएम इज अ पार्ट वेयर स्टूडेंट्स गेट सो मच अफ्रेड, मतलब उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है क्योंकि क्या लिखना है आंसर्स में। ठीक है, तो उसके लिए आपको थीम्स वगैरह का अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। देखिए पहला जो डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट का थीम है, वो तो बेसिकली आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या है, लॉस ऑफ इनोसेंस दिखाया गया है ना, बच्चे का क्या दिखाया गया है, लॉस ऑफ इनोसेंस। ओके, सो दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। ओके, the speaker recounts their childhood experiences of the natural world with wonder and fascination, but this innocence is shattered in the second half of the poem। लेकिन ये वाला चीज जो है हम लोग सेकंड हाफ पोएम में देखते हैं कि वो गायब हो जाता है। अब देखिए यही दिखाया गया, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। ट्रांजिशन इन द सेंस वी यूज टू चेंज आवर थिंकिंग। आप जब बचपन में रहते हैं तो आपका सोच, आपकी ओपिनियन, आपकी क्यूरियोसिटी लेवल एक अलग लेवल की रहती है, और जब आप बड़े होते हैं तो जो चीज को आप अच्छा समझ रहे हैं तो अभी हमारी थॉट परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो द पोएम मिरर्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस आइडियलिक। ओके, फियर एंड रिपल्शन भी दिखाया गया है। लेटर पार्ट में पोएम जो है एक्सप्लोर करती है क्या, थीम ऑफ फियर, डर। फर्स्ट पार्ट में था क्यूरियोसिटी, जॉयफुलनेस, अभी सेकेंड पार्ट में हमको डर दिखता है, रिवल्शन भी दिखता है। एंड द स्पीकर्स फियर ऑफ द फ्रॉग सिग्निफाइज अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बचपन में जिस चीज से उनको प्यार था, ये फ्रॉग स्पॉन, टेडपॉल से प्यार था, बड़े होते ही उनको वो सब चीज से डर लगने लगता है, एक हेटरेट वाली फीलिंग जो है वो आने लगती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। द पोएम इज फ्रेम्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑन द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हाईलाइटिंग द bitter sweet nature of memory, and the speaker recalls his past with a sense of nostalgia, but also acknowledges how his perspective has changed over time। है ना, यहाँ पे हम लोग तो यही देखते हुए आ रहे हैं कि पोएट का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे बदलता है समय के साथ। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा यस। सो दिस इज आवर समरी ऑफ द पोएम। ओके, चलिए पढ़ते हैं समरी क्या है। पहला स्टैंजा पहला जो है आपका क्या दिया हुआ देखिए, ऑल ईयर द फ्लैक्स डैम फेस्टर्ड इन द हार्ट of the townland, green and heavy-headed, flax had rotted there, weighed down by huge sods. Okay, so what is written here basically? So these lines, let me change the color of my pen to make you more understand. Okay, yes, is it okay? Yeah, now it's okay. See, so these lines describe a flax dam. Now what is flax dam? Flax dam is a, I have mentioned here, is a place where flax plants, you already know, are plants which is used for getting linen. वो linen एक फैब्रिक को लेने के लिए उगाया जाता है। are left to rot. Flax dam क्या होता है, एक ऐसी जगह, एक man made pond होती है जहां पे फ्लैक्स प्लांट्स को रखा जाता है सड़ने के लिए, रॉट होने के लिए, ताकि वो रॉट होंगे तो उनका ऊपरी पार्ट निकाल के जो है लाइनेन को इकट्ठा किया जाएगा इन वाटर। And the speaker explains that all year it sat in the middle of the countryside. All year मतलब सारा साल हम लोग यही देखते हैं कि वो जो पॉन्ड है वो बेसिकली कंट्री साइड बीच में है, और वो फ्लैक्स प्लांट्स से जो है वो क्या है, सराउंडेड है। And with the green plants becoming heavy, or green plants becoming heavy as they decayed under piles of earth.
अब क्या हो रहा है, जो सारा साल भर जो है वो क्या होता है, वहां पे फ्लैक्स प्लांट्स रखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार रखा रहता है, वो क्या होता है लेयर दर लेयर, मतलब एक बार फ्लैक्स प्लांट्स रखा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, तो क्या होता है जो निचला होता है, जो निचला फ्लैक्स प्लांट्स है, ऑब्वियस है वो प्रेशर, वो हीट की वजह से क्या होगा, जल्दी सरेगा, है ना। तो क्या होता है, पाइल्स अंडर पाइल्स ऑफ अर्थ। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइल्स ऑफ अर्थ, दैट इज सॉर्ट्स। सॉर्ट्स इज द वो क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ फ्लैक्स प्लांट्स, जिसमें मिट्टी भी लगी हुई है, उसके जड़ में आप देखेंगे तो मिट्टी भी लगी हुई है, सॉर्ट से दब दब के रखा गया है वहां पे। ओके, अब देखिए इसका एनालिसिस क्या है। द वर्ड फेस्टर्ड, यू नो, फेस्टर्ड मेक्स द सीन साउंड अनप्लीजेंट। फेस्टर्ड का मतलब होता है अनकंफर्टेबली, मतलब सरना, धूप लगना उसमें, जिससे स्मेलिंग आ रही है। ओके, सो सजेस्ट डीके, ऑब्वियस, एंड दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द फ्लैक्स डैम एज अ स्मेली फ्लैक्स डैम। अगर छोटा सा तालाब है, दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, दैट इज ब्यूटीफुल, ऑब्वियस। फ्लैक्स डैम को, मैं तो यहाँ पे वर्ड ही ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिससे हम लोग को पता चलता है कि दैट फ्लैक्स डैम विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट दैट नेचुरल प्लीजेंट थिंग। ओके, वहां पे फ्लैक्स प्लांट्स रखे गए हैं, किस लिए रखा गया है, उसको सड़ने के लिए रखा गया है। तो अगर कोई चीज सड़ेगा तो ऑब्वियस है कि आसपास का जो वातावरण है वो पॉल्यूट होगा, स्मेली बन जाएगा वो। हाँ, स्लाइमी प्लेस, वर्ड्स लाइक ग्रीन एंड हेवी हेडेड एंड रॉटेड गिव अ फीलिंग ऑफ समथिंग स्लोली ब्रेकिंग, है ना, स्लोली ब्रेकिंग। वहां पे जो फ्लैक्स प्लांट्स का जो सड़ने का जो डिके होने का जो प्रोसेस है, दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली जो है वो डिके हो रहे हैं। ओके, एंड दिस इमेजिनरी ब्लेंड्स ब्यूटी and disgust, showing that nature can be both fascinating and gross as well। दोनों चीज हो सकता है। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि एक पॉन्ड, जो कि ऑब्वियस हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी एक नेचुरल चीज है, हम लोग को देखने में भी अच्छा लगता है, वाटर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यहां पे जिस तालाब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, वो एक नेचुरली क्रिएटेड तालाब है, जो एक मकसद से क्रिएट किया जाता है टू गेट टू ऑब्टेन लाइनिन फ्रॉम देयर। एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लाइनिन इज नॉट दैट सिंपल। आपको लाइनिन प्लांट्स को रखना पड़ता है, सराना पड़ता है, और उसमें साल दर साल लग जाते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। ओके, आई होप दिस 3 लाइन इज ऑल क्लियर टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आप देख सकते हैं, ये एक स्लाइमी चीज जो है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इमेज के तौर पे, टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। यू कैन सी दिस स्लाइमी ऑब्जेक्ट हियर, एंड दिस इज व्हाट फ्लैक्स pond is, or flax dam is all about. You can see the bundles of flax plants are kept here, मतलब यहाँ पे रखा जा रहा है सारा कुछ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। डेली इट sweltered in the punishing sun। हाँ, डेली क्या हो रहा है, वो प्लांट्स रखे जा रहे हैं और वो धीरे धीरे अनकंफर्टेबली जो है वो क्या हो रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं। एंड हियर पनिशिंग सन इज व्हाट, सी sun, we know that sun gives us rays, light, source of light it is, but somewhere you can see sun is a punishing object। अगर गर्मी में आपको बहुत ज्यादा धूप लग रही है तो that is not a pleasing rays, that is not a pleasant धूप which we want। वो हम लोग को punishment जैसे लगता है, right? और ठंडी में जब हम लोग को धूप लगता है that is pleasant for us। तो यहाँ पे punishing जो है वो sun को एक adjective की तरह यूज किया गया है। Okay, punishing sun. Bubbles gargle delicately. Blue bottles wove a strong gauge of sound around the smell. Bubbles gargle. Bubbles मतलब आपको पता है, पानी जब डिके होता रहता है, पानी अगर डिकेड है तो वहां पे ना बुलबुले जैसे कुछ देखने को मिलता है। अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो यू विल श्योरली नो इट। तो बबल्स जैसी जो है एक आवाजें आती रहती हैं। एंड ब्लू बॉटल्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, यू नो, जहां पे डिकेड है, जहां पे आपका पॉल्यूटेड थिंग्स है, तो वहां पे ब्लू बॉटल्स, इंसेक्ट्स, मस्किटोज वगैरह तो इकट्ठा होंगे ही। वो स्ट्रॉन्ग गॉज ऑफ साउंड, ऑब्वियस वो जहां पे रहेंगे तो उनका साउंड जो है, गॉजिंग साउंड सुनाई देगा राउंड द स्मेल। ओके, देखिए क्या है ये, मैंने तो आपको समझाया, अब एक्सप्लेनेशन पढ़िए। दिस लाइन describes a flax dam, a man-made pond for soaking flax plants located in middle of a small town or rural area over the course of the year, and the flax, a plant used for linen, has decayed there,
बिकमिंग हेवी एंड वेटेड डाउन बाय लार्ज पीस ऑफ टर्फ और सॉइल, है ना, वो लेयर्स दर लेयर्स जो है वो सरते जा रहे हैं। बबल्स मेड सॉफ्ट गर्गलिंग साउंड, और वहां पे बबल्स जो पॉल्यूटेड वाटर है वहां पे क्या हो रहा है, गर्गलिंग साउंड आ रही है वाटर में। एंड ब्लू बॉटल फ्लाइज बज्ड ऑल अराउंड मेकिंग लाउड कॉन्स्टेंट नॉइज, और उसके आसपास जाने से भिन भिनाने की, हिचकने की जो है आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियस वो एक जगह जो है पॉल्यूटेड है, सड़ा हुआ जगह है, स्पॉइल्ड प्लेस है, और वहां पे मक्खियां तो रहेंगी ही, ठीक है। अच्छा, इसका एनालिसिस देखिए क्या है। द फ्रेज पनिशिंग सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई सन हैज बीन यूज्ड लाइक दिस, पनिशिंग सन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दिस फ्रेज मेक्स द हीट सिम हार्श, ऑब्वियस एंड अनकंफर्टेबल। यहां पे जो लाइट है, रेज है, उसको क्या चीज से दिखाया गया, हार्श, क्योंकि इसी से जो है फ्लैक्स प्लांट सड़ रहा है। एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बबल्स गार्गल डेलिकेटली एंड द इंटेंस हीट शोज हाउ नेचर कैन बी बोथ, सॉफ्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हार्श भी हो सकता है। बजिंग फ्लाइज आर कंपेयर्ड टू अ गॉज ऑफ साउंड लाइक अ थिन फैब्रिक रैपिंग अराउंड द स्मेल मेकिंग द सिन फील समथिंग स्मॉदरिंग एंड फुल ऑफ लाइफ। मतलब वहां पे दोनों चीज ही दिख रही हैं। एक तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है कि पनिशिंग सन, आपको ये चीज याद रखना है, पनिशिंग सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट यूज दिस वर्ड्स, पनिशिंग सन। और क्या दिख रहा है हमको, आपका स्मॉदरिंग साउंड दिख रहा है ना, गगल साउंड दिख रहा है, हार्श रैपिंग अराउंड द स्मॉल, गगल साउंड दिख रहा है हम लोग को। हाँ, somehow that sound is soft, कभी कभी क्या होता है, हमको वो साउंड सॉफ्ट लगता है, लेकिन वही साउंड कभी कभी क्या हो जाता है, हार्श हो जाता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, नेचर कैन बी बोथ, इट कैन बी प्लीजेंट एंड हार्मफुल एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। देयर वर ड्रैगन फ्लाइज, स्पॉटेड बटरफ्लाइज, बट बेस्ट ऑफ ऑल वॉज द वार्म थिक स्लोबर आउट ऑफ फ्रॉग्स पॉन्ड दैट ग्रीव लाइक क्लॉटेड वाटर इन द शेड ऑफ द बैंक्स। नाउ व्हाट इज दिस, स्पीकर नोटिसेस देयर ड्रैगन फ्लाइज, वहां पे तो ऑब्वियस ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, बट वॉट ही लव्स मोस्ट इज द फ्रॉग्स पॉन्ड। जो पोएट को सबसे ज्यादा पसंद आया वो क्या आया, फ्रॉग्स पॉन्ड, है ना, अ जेली लाइक मास, जो फ्रॉग का जो जेली लाइक मास होता है, विच फ्रॉग्स एक्स बेसिकली, विच लेटर ऑन इट विल चेंज इनटू टेडपॉल्स ग्रोइंग इन द शेडी वाटर। सब कुछ है वहां पे, ड्रैगन फ्लाइज है, बटरफ्लाइज भी है, वो जगह ऐसा है, लेकिन सबसे अट्रैक्टिव जो पोएट को वहां पे लगता था वो क्या था, दैट वाज फ्रॉग्स पॉन्ड, है ना, वो जेली सब्सटेंस जो हम लोगों ने ऊपर वाले इमेज में दिखाया था मैंने, जेली काइंड ऑफ एक सब्सटेंस, ठीक है। शेड ऑफ क्लॉटेड वाटर, देखिए यहां पे क्या है, डिस्क्राइबिंग फ्रॉग स्पॉन एज वार्म थिक स्लोबर एंड क्लॉटेड वाटर मेक्स अ साउंड स्टिकी एंड मेसी बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ऑब्वियस दोनों चीज ही है, इंटरेस्टिंग भी है और मेसी भी है। वर्ड्स लाइक स्लोबर आर चाइल्डिश एंड प्लेफुल शोइंग द स्पीकर्स एक्साइटमेंट, और स्लोबर का इस्तेमाल से हमको चाइल्डहुड, पोएट के चाइल्डहुड के बारे में पता चलता है, उसके एक्साइटमेंट के बारे में पता चलता है ना, उसके एक्साइटमेंट के बारे में भी पता चलता है। एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द प्रिटी ड्रैगन फ्लाइज एंड द स्लाइमी फ्रॉग स्पॉन, है ना, ड्रैगन फ्लाइज इज प्रिटी बट स्लाइमी फ्रॉग स्पॉन सजेस्ट दैट द स्पीकर इज मोर फैसिनेटेड बाय स्ट्रेंज मेसी पार्ट्स ऑफ द नेचर। इससे हमको ये भी पता चला कि फ्रॉग का चॉइस ऑफ क्या है, चॉइस ऑफ परसेप्शन क्या है। तो उनको जो है वो ड्रैगन फ्लाई सब कुछ है वहां पे, बट व्हाट ही लाइक्स द मोस्ट वाज द फ्रॉग स्पॉन, दैट वही क्या बोलते हैं उसको, टेडफॉल। ओके, next summary here, every spring I would feel Jamfos, you know, now here poet is talking directly to us. यहाँ पे I means what, in previous lines we saw कि वहां पे directly poet ने कुछ नहीं बोल रहा, मतलब बस हम लोग को बोला जा रहा था चीजों को, but यहाँ पे I के इस्तेमाल से now we can see that poet is directly talking to us. Now here every spring, हर spring में I would full fulls of jellied specks to range on window sills at home, on shelves at school, and wet and watch until the fattening dots burst into nimbus swimming tadpoles. और हर spring में क्या करता था, jam pot fulls, jam pots मतलब एक डब्बा कंटेनर वो लेकर आता था, और वो उसमें जो जेली काइंड ऑफ जो सब्सटेंस है फ्रॉग स्पॉन में, वो उसको भरता था, और उसको मैं विंडो सील पे रखता था घर पे, उसको
स्कूल में ले जाके सेल्फ पे रखता था और उसको नोटिस करता था, तब तक नोटिस करता था जब तक वो टेडपोल में चेंज नहीं हो जाते थे। यही चीज यहां पे आपको दिया गया। अब यहां पे हमको क्या पता चला है, लव टुवर्ड्स नेचर, है ना। यहां पे हम लोग क्या देखें, लव टुवर्ड्स नेचर। सो एवरी स्प्रिंग द स्पीकर वुड कलेक्ट jar full of frog spawn and proudly place them on the windowsills at home and school cells to watch them grow, and the frog spawn developed into quick moving टेडपोल्स। ओके, अब ये सब आपको, अच्छा, जैम पॉट फूल्स को फुल करने से हमको क्या पता चला, थोड़ा चाइल्डिश है ना ये क्या है, बच्चे तो यही करते हैं। बचपन में हम थोड़े ना मैच्योर वाली हरकतें करेंगे, हम तो बचपन में हैं तो ऑब्वियस हम चाइल्डिश एक्टिविटी करेंगे। जैम पॉट मतलब डब्बा लाएंगे, कुछ कंटेनर में उसको भर लेंगे, तो हमको इससे क्या पता चला, इनोसेंस दिख रहा है। इस लाइनिंग से, इस वर्ड से हमको क्या पता चल रहा है, इनोसेंस पता चल रहा है। तो एनालिसिस आपको पता होना ही चाहिए, एज इफ यू विल राइट योर आंसर बेस्ड ऑन एनालिसिस ओनली। ओके, देखिए क्या है, द यूज ऑफ जैम पॉट फूल फिल्स चाइल्ड लाइक एंड इनोसेंस, ऑब्वियस, शोइंग द स्पीकर्स जॉय इन कलेक्टिंग फ्रॉग स्पॉन। This behavior reflects curiosity, yes, and sense of wonder. The idea of waiting and watching shows patience of poet and fascination with how nature changes, a common trait in curious children. ये तो एक basic trait है जो हर बच्चों में रहता है, जानने का, हर चीज जानना है, ठीक है, और बहुत जल्दी जानना है। Words like fattening dots and nimble swimming highlight the exciting change from egg to tadpole. ओके, चलिए देखिए, ये सब चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं उसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले ले या मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ नोट्स चाहिए, तो मैं आपको सारा कुछ जो है अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट होके आपके लिए जो वीडियोस है वो बनाती रहूं। ओके, चलिए आगे करें। अभी क्या है इधर, so Miss was, yes, very important, Miss was. Now the technique is being changed. अभी ना हम लोग थोड़ा informational tone में जा रहे हैं, थोड़ा education वाले tone में जा रहे हैं। Miss Wall is the teacher, okay? She is the teacher of our poet. Miss Walls would tell us how the daddy frog called a bullfrog. हाँ, daddy frog जो Miss Wall है वो एक informative बात बताते हैं बच्चों को कि जो daddy frog रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, bullfrog बोलते हैं, and how he croaked and how the mummy frog laid hundreds of little eggs and this was frog spawn. Okay, डैडी फ्रॉग को क्या बोलते हैं, बुल फ्रॉग। और ये भी बताती है मिस वॉल कि कैसे जो मम्मी फ्रॉग है वो ले करती है 100 ऑफ फ्रॉग स्पन। यू कुड टेल द वेदर बाय फ्रॉग्स टू फॉर दे वर येलो इन द सन। हाँ, फ्रॉग को देख के भी आप सीजन का पता कर सकते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशनल थिंग, ओके, विच मिस वॉल्स इज डिस्क्राइबिंग इन द क्लास टू हर स्टूडेंट्स। ओके, ओके, वेदर बाय फ्रॉग्स टू फॉर दे वर येलो इन द सन। कैसे रहते हैं, येलो रहते हैं, क्या चीज में, सन में, यानी कि समर में, एंड ब्राउन इन रेन, और मॉनसून में कैसे रहते हैं, ब्राउन रहते हैं। ओके, सो देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। The speaker's teacher, Miss Walls, explained how male frogs are called the bullfrogs and how both male and female frogs behave. Miss Walls explained that female frogs lay many eggs which become frog spawn, and she also said that frogs change color with weather, yellow in the sun and brown in the rain. This is the informative thing. एक informational बात है जो हमारे speakers के जो teacher है वो क्लास में डिस्कस करती हैं, और जिससे this is the reason why the level of curiosity has increased in the poet. मतलब कि जानना है कि कैसे हो रहा है फ्रॉग स्पॉन, कैसे डैडी फ्रॉग होते हैं, क्या मम्मी फ्रॉग कैसे होते हैं, तो ये सब चीज क्लास में जानने के बाद जो पोएट का क्यूरियोसिटी लेवल है और भी ज्यादा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ओके, चलिए इसका एनालिसिस देख लें। ओके, सो द मेंशन ऑफ मिस वॉल्स adds an educational tone. Yes, calling the frogs daddy and mummy makes the lesson feel cozy and familiar. You know, somehow we used to use
मतलब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं क्लास में जिससे बच्चा जो है फैमिलियर रहे, जिससे बच्चा को वो टॉपिक कभी भूल ही ना पाए। तो मिस वॉज भी वही कर रही है, डैडी और मम्मी वर्ड्स को इस्तेमाल कर रही हैं जिससे बच्चे फैमिलियर हैं, एंड दे विल लाइक दैट टॉपिक एंड दे विल फील कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, सो cozy and familiar, reflecting a child's way of understanding the world. The idea that frogs change color makes that seem magical and adds to the child's sense of wonder. Obvious, this is the thing, that changing color thing, fact is actually the thing which you can say the reason for the increment of their curiosity. मतलब जानना है कैसे ब्राउन होता है, कैसे येलो होता है, color changing pattern, camouflage kind. The speaker trusts and enjoys these simple facts, showing how children believe in the small wonders of nature without question, है ना। तो बच्चे तो आप जो उनको नेचर के बारे में बताएंगे वो क्या करेंगे, बिलीव करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप किसी मैच्योर इंसान को बताएंगे तो वो तो सबसे पहले एनालाइज करेगा कि हाँ वो आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अभी तो हम लोग बस चाइल्डहुड पीरियड को ही देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां अभी तक हम लोगों ने पहले देखा फ्लेक्स डैम के सराउंडिंग को देखा, फिर उसके बाद बच्चों में क्यूरियोसिटी क्यों आता है ये देखा, चाइल्डिश बिहेवियर क्यों है, इनोसेंस है, नेचर से प्यार कैसे होता है ये देखा। लेकिन हमको पता है कि इस पोएम में हम लोग ये चीज देखेंगे कि पोएट का जो बिहेवियर है समय के साथ नेचर के लिए जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्या कारण है, ऐसा क्या होता है, अब देखिए। देन वन हॉट, देन वी यूज देन टू कंपेयर समथिंग। ओके, देन मतलब क्या, हाँ आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद। वन हॉट डे व्हेन फिल्स वर रैंक with cow dung in the grass and the angry frogs invaded the flax dam. I ducked through the hedges to a coarse croaking that I had not heard before. The air was thick with the bass chorus. फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसा घटना घटा, मैं गया, आप बोल सकते हैं कि विजिट करने गया, मैंने देखा कि वहां पे काउ डंग्स भरे हुए हैं। मैंने देखा ग्रुप ऑफ एंग्री फ्रॉग्स इन्वेडेड द फ्लैक्स डैम। फ्लैक्स डैम के आसपास जो है बहुत सारी फ्रॉग्स जो है वो आ चुके हैं और अपना साउंड कर रहे हैं। और आपको पता है एक साथ अगर क्रोकिंग का साउंड होता है तो वो बहुत ज़्यादा कान में लगेगा। एंड आई डक थ्रू द हेजेस टू कोर्स क्रोकिंग दैट आई हैड नॉट हर्ड बिफोर, क्योंकि मैंने ऐसा साउंड तो इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। मैं तो जो भी सुना है वो प्लीजेंट रहा है, मुझे अच्छा लगा है। द एयर वॉज थिक विद द बास कोरस। बास कोरस मीन्स अ वेरी हार्श नॉइज। ओके, देखिए क्या है, वन वेरी हॉट डे द एयर स्मेल्ड बैड फॉर काउ डंग इन द फील्ड, है ना। काउ डंग होने की वजह से एयर से स्मेलिंग एक डिकेड स्मेल आ रहा है। सडनली मेनी फ्रॉग्स फिल्ड द फ्लैक्स डैम and their loud croaking scared the speaker, causing him to run through the hedges. और वो इतने सारे frogs को एक साथ देख के जो उनमें डर आ जाता है और वो वहां से निकल लेते हैं। The air was filled with the deep loud croaking of many frogs. जो प्लीजेंट था उससे अब पोएट को डर लगने लगा। एनालिसिस देख लीजिए क्या है इसका। So the word rank makes the scene feel dirty and smelly. Calling the frogs angry and describing their coarse croaking changes them from being interesting to scary, है ना। अब क्या है, वो फ्रॉग एक था, कुछ फ्रॉग्स थे तो उनको इंटरेस्टिंग लगता था, उनके साउंड प्लीजेंट लगते थे, लेकिन अब वो ग्रुप आ गया जिससे उनको डर लगने लगा है। अब स्कैरी दैट थिंग, द बास कोरस मेक्स द फ्रॉग साउंड ओवरपावरिंग, एकदम इरिटेटिंग जो कान को लगे। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट वेयर स्पीकर्स लव फॉर नेचर बिगिंस टू फेड। यही वो एक टर्निंग पॉइंट है जहां पे पोएट का जो परसेप्शन है वो नेचर को लेके चेंज हो जाता है। एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, ऑब्वियस नॉट इन हिज चाइल्डहुड, बहुत समय बाद जब पोएट एक मैच्योर इंसान होगा उसके बाद। वेयर द स्पीकर वेंट बैक टू द फ्लैक्स डैम अगेन, मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स इन हिज अडोलेसेंस पीरियड। ओके, चलिए अभी आगे देखिए क्या है। सो दिस इज एनालिसिस एंड देन समरी। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पे। Right down the dam, gross-bellied frogs were caught on swords. Their loose necks pursed like snails. Some hopped
The slap and plop were obscene threats. Slap and plop, these are the natural sounding words. Some sat poised like mud grenades, their blunt heads farting. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो फ्रॉग्स वहां पे थे उनके फीचर्स के बारे में बताया, जो पोएट ने देखा था, पोएट ने जो उनको ऑब्जर्व किया था, वहां पे जो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स थे वो कैसे दिख रहे थे, कैसे साउंड बना रहे थे, कैसे अपने नेक निकाल रहे थे, ये पूरा बताया गया है. द फ्रॉग्स विद द स्टमक्स sat on the mud and their necks moved in and out like a snails. उनका नेक जो है वो जब भी क्रॉकिंग कर रहे हैं उनका नेक बड़ा हो जा रहा है. It seems to be like snails. Their movements making slapping and plopping sounds felt like threats to the speaker. And some frogs sat still, कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं, looking like grenades made of mud. ऐसे लग रहा है कि मड का बना हुआ कुछ grenades है. And their heads made strange noises. और उनके हेड से क्या हो रहा है, एक strange noise आ रहा है. And this is what the turn, these are the things जिसके वजह से पोएट को जो है वो एक डर वाली फीलिंग जो है वहां से आती है. Analysis. Now you can see comparing the frog next to snail is creepy, yes, obvious, and unsettling. And words like gross-bellied and obscene threats turn the frogs into something menacing, showing the speaker shift from curiosity to fear. ये हम लोग को क्या लग रहा है कि अभी पूरी तरीके से जो टोन है वो चेंज हो चुका है. मतलब पोएट को जिस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी थी अब वो डर गए हैं. And comparing frogs to mud grenades makes them seem dangerous. And the phrases like blunt heads farting is childish yet disgusting, increasing the scene of fear. मतलब फाड़े मतलब जैसे उनके सर से कुछ आवाज आ रहा है. It seems to be like it's a childish thing but obvious at the same time it is disgusting as well. Okay, जिसकी वजह से उनको डर जो है उनके अंदर आता है. अब okay, so I sickened, turned and ran. The great slime kings were gathered there for vengeance and I knew that if I dipped my hand the spawn would clutch it. है ना, I sickened, turned and ran. मैं वो देख के डर गया और वहां से निकल गया. The greatest slime kings, यानी कि यहाँ पे फ्रॉग्स, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स को बोला जा रहा है. किंग्स वर गैदर्ड देयर, वो लोग वहां पे आए थे फॉर वेनेजेंस. एंड आई न्यू इफ आई डिप्ड, और मुझे वो लोग आए थे अपने किसी मकसद से आए थे और मुझे ये पता था कि अगर मैं अपने हाथों को फ्लैग स्टेम में डालूंगा तो ऑब्वियस दे विल क्लच इट. यू नो, क्लच इट मतलब ये जो है ना ये डर दिखा रहा है. ये क्या दिखा रहा है, ये फियर को शो कर रहा है. On hearing the noise made by the frogs, the speaker felt sick and ran away, imagining that the frogs wanted revenge. उनको ऐसा लगा कि कुछ बदला मकसद से आए हैं. And the speaker believed that if he touched the frog's spawn, it would grab into him. हाँ, उनको लगा कि नहीं ये लोग तो मुझे अब पकड़ लेंगे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, उनका जो है ग्रैब ऑन टू हिम, उनको लगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो मेरे साथ ये घटना घट सकता है, तो उन्होंने ट्राई ही नहीं किया. एनालिसिस देखिए क्या है. कॉलिंग द फ्रॉग्स ग्रेट स्लाइम किंग गिव्स देम पावर, शोइंग हाउ थ्रेटनिंग दे नाउ. हाँ, ग्रेट किंग्स मतलब क्या, यू नो, पावरफुल. अभी यहाँ पे उनको पावरफुल से दिखाया गया कि अभी वो नॉर्मल एक नेचुरल थिंग नहीं है, नॉर्मल एनिमल नहीं, अभी दे आर इन पावर एज इफ द ग्रुप इज देयर. इसलिए गिव्स देम पावर, शोइंग हाउ थ्रेटनिंग दे नाउ सीम्स टू द स्पीकर. द टेरिफाइंग थॉट ऑफ फ्रॉग स्पॉन क्लचिंग हिज हैंड एंडेड हिज फैसिनेशन विद द नेचुरल वर्ल्ड. उनका जो डर है वो उनका फैसिनेशन जो है नेचर के साथ हटा देता है. And the title Death of Naturalist shows the end of. Yes, now you can see the title of our poem is what? Death of a Naturalist. आपको तो पहले ये समझना है कि ये टाइटल क्यों दिया है पोएट ने. भैया देखिए, पहले हमारे पोएट जो थे, हमारा जो स्पीकर था वो क्या था, नेचुरलिस्ट. क्यों? क्योंकि उसको नेचर पे बिलीव था, नेचर से प्यार था. बट लेटर ऑन व्हेन द टाइम शिफ्टेड, उनका जो नेचर की तरफ प्यार था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना. तो चेंज होने की वजह से क्या हो गया, उसके अंदर का जो नेचुरलिस्ट था वो तो डेथ हो गया, वो तो मर गया. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर पोएट गिव दिस द मोस्ट सुटेबल टाइटल टू दिस पोएम, दैट इज डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, है ना. अब हम लोग समझ रहे हैं कि क्यों है. अब यू कैन सी द शोज द एंड ऑफ हिज इमोशंस, लव फॉर नेचर. इट रिप्रेजेंट्स ग्रोइंग अप एंड रियलाइजिंग द नेचर कैन बी स्कैरी एंड नॉट ऑलवेज सेफ, है ना. कभी स्कैरी भी हो सकता है, हमेशा सेफ ही हो ये जरूरी तो नहीं है ना. चलिए, ये था हमारे जो है आपका एक्सप्लेनेशन था पोएम का.
डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, ठीक है। इसके बाद 11 ISC का मैं प्रोज लेकर आऊंगी, देन वी विल शिफ्ट टू 12 ISC। ओके, अभी देखिए कुछ पोएटिक डिवाइसेस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए मेटाफोर। आपको पता है मेटाफोर क्या होता है? एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीजों के बीच में जिसका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। अ ग्रेट स्लाइम किंग्स वर गैदर्ड देयर फॉर द वेनेजेंस। यहाँ पे देखिए कॉलिंग द फ्रॉग्स स्लाइम किंग्स गिव्स थीम अ सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड मेनेंस एंड टर्निंग देम इनटू द थ्रेटनिंग रूलर्स ऑफ द फ्लैगस्टम, है ना। एक राजा अलग है, एक फ्रॉग्स अलग है, उनका जो है कंपेयर कर दिया गया है। इंजाममेंट क्या होता है? व्हेन सेंटेंस और फ्रेज रन्स ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट अ पॉज। जब इंजाममेंट मतलब जब कोई एक सीरीज में एक पोएम नहीं लिखा गया हो, एक लाइन जा रहा है, वहां पे कुछ पंक्चुएशन नहीं, फिर वो दूसरा लाइन जंप कर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजाममेंट बोलते हैं। जैसे ऑल ईयर द फ्लैग्स जंप फेस्टेड इन द हार्ट ऑफ द टाउनलेट, अब यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे खत्म हुआ है। एंड ग्रीन एंड हेवी, फिर यहाँ पे एक कॉमा है, मतलब बेसिकली ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझिए बात। तो इसको हम लोग इंजाममेंट बोलते हैं। ओके, आप देखिए नेक्स्ट है आपका क्या? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपको पता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स। If I dipped my hand, the spawn would clutch it. यहाँ पे frog spawn is imagined as being alive. उनको तो वो तो frog spawn है, अंडा है, एग है, वो क्या आपके हाथ को क्लच करेगा? लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया गया and threatening and intensifying the speaker's fear, और इससे हमको और उनके लेवल ऑफ डर, लेवल ऑफ फियरनेस का पता चलता है। Similarly, a comparison using like or as, ये तो आपको पता होना चाहिए। Their loose necks पर्ल्स लाइक स्नेल्स, यहाँ पे क्या है? उनके नेक्स को कंपेयर किया गया है स्नेल से। सो दिस कंपैरिजन मेक्स द फ्रॉग सिम स्लिमी एंड ग्रॉट्स्क्योर इनहैंसिंग द स्पीकर्स फियर। ओके, ये थे हमारे कुछ पोएटिक डिवाइस। लास्ट है मेरा क्या? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। यह फ्लेक्स festered, jampots jellied, coarse crocking had heard. You can see this is what? Alliteration. Okay, तो ये हमारे थे कुछ पोएटिक डिवाइसेस। ओके, और यहाँ पे आपका जो पोएम है डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, पोएट अलॉन्ग विद अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, पोएटिक डिवाइसेस, हम लोगों ने इस वीडियो में डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट का हर चीज जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएम और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ, स्नेहा क्लासेस के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।